May I come in? हाँ प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. शिवम जायसवाल Yes, sir. बैठे, हिंदी में है। Thank you, sir. Yes, sir. अपना परिचय दें शिवम जी। सर मेरा नाम शिवम जायसवाल है। मैं महाराजगंज से हूँ, जो बिहार के सिवान ज़िले में है। मैंने ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स से पटना साइंस कॉलेज में की है और उसके बाद MBA फाइनेंस IIM संबलपुर से किया है। मेरे पास करीब 20 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है अन्नपूर्णा फाइनेंस में और मेरी हॉबीज़ है चेस खेलना और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, स्टैंड अप कॉमेडीज देखना। इस तरीके के बैकग्राउंड के साथ आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं? MBA हैं आप, मैथ्स का बैकग्राउंड है, आपको तो फाइनेंशियल विज़ किड बनना चाहिए। यस सर, मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं अन्नपूर्णा फाइनेंस में कार्य कर रहा था और कार्य करते वक्त मैंने लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शंस के बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि मुझे एक डाइवर्स फील्ड में जाना ज़्यादा उचित होगा, जो मुझे ज़्यादा वर्क करने की अपॉर्चुनिटी दे। ये अपने आप को एक स्पेसिफिक फील्ड में रिस्ट्रिक्ट ना करके एक ऐसा डाइवर्स ऑप्शन चुनूँ जो मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में अच्छा योगदान दे सके। बिहार Yes. बिहार में प्रोहिबिशन लागू किया गया है, तो उसके परिणाम क्या हुए? क्या इसको हटाने का समय आ गया है? यस सर, जैसा कि बिहार में प्रोहिबिशन लागू है, इसके कई फ़ायदे भी हुए हैं, जैसे कि जो इंटॉक्सिकेशन के दौरान किए जाने वाले घरेलू हिंसा होते हैं, उसमें कमी आई है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो प्रशासनिक समस्याएं देखी जा रही हैं, वो ये है कि जो जेल में इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड जो जेल में कैदी हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है और ग्राउंड लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट करना उतना एफिशिएंट नहीं माना जा रहा है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके इम्प्लीमेंटेशन पे ये सवाल उठाए थे। तो अभी जो हमारी सरकार इस पे योजना बना रही है कि जो इंडस्ट्री है उससे बातचीत कर रही है कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर इंटॉक्सिकेशन जो पॉलिसी है उसे हटाया भी जाए तो एक फेज वाइज मैनर में हटाया जाए, ताकि जो इसकी पॉजिटिव साइड है वो हमें जो प्राप्त हुई है वो बनी रहे और जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे चैलेंजेस है उसे भी पूरा किया जाए। आपने सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन के बारे में सुना है? सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। सर सुना है, लेकिन एग्जैक्टली अभी याद नहीं कर पा रहा। सोशल ऑडिट, इसके बारे में ज़रा प्रकाश डालें। सर सोशल ऑडिट जैसे कि ग्राम पंचायत लेवल पर जो कार्य किए जाते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है सोशल ऑडिट का कि जो पंचायत के लेवल पे कार्य किए जा रहे हैं उसकी ऑडिटिंग वहाँ के लोगों द्वारा NGO की सहायता से एक कमेटी गठित करके की जाए, जो वहाँ के लोगों को वो जो कार्य हुआ है उसके बारे में उनकी जानकारी हो कि क्या फंड आया था और किस जगह एलोकेट हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो समाज के लोगों को इसका जो जानकारी हो वो सोशल ऑडिट के द्वारा किया जा सकता है। मेरा आखिरी क्वेश्चन, यस FCI इसका पूरा फॉर्म क्या है? सर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? सॉरी सर, एग्जैक्ट। अच्छा, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे, उन पर ज़रा प्रकाश डालें। सर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर लेवल पे, तो उसका एक स्टोरेज कैपेसिटी वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बने और जो उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है उसका यूज करके वो जो स्टेट लेवल पे वो उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें वो योगदान दे सके। और एक बफर स्टोरेज की भी परिकल्पना की गई है, जो कि भारत के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कमोडिटीज है उसमें भारत को सेल्फ सफिशिएंट बना सके। आपने जो पॉइंट्स गिनाए हैं वो सब सही हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपसे छूट गया है। व्हाट इज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? सॉरी सर, मैं याद। प्रोक्योरमेंट। यस सर, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, यू टॉकिंग ऑफ FCI। अच्छा, हिंदी में है आपका? Yes. ओके, हम अभी बात कर रहे हैं FCI। FCI का मतलब ये है कि अनाज के गोदाम। तो भारतवर्ष में आपके राज्य में एक बहुत पुराना अनाज का गोदाम है। यस सर। कहाँ है? पटना में सर, गोलघर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? सर उस समय जो अकाल पड़ रहे थे तो उस समय जो वहाँ वारेन हेस्टिंग्स ने ये सोचा कि एक ऐसा गोदाम बनाया जा सके जो
2-3 साल के लिए भी अन्न की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन तो है। कितना स्टोरेज कैपेसिटी है उसका? सॉरी सर, नंबर्स उतना आपको मालूम नहीं है। अच्छा, बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार के लिए बड़ा हम सुशासन की बात करते हैं बिहार में, लेकिन वहाँ एक बड़ा लॉपसाइडेड डेवलपमेंट नज़र आता है कि अगर हम ये देखें कि बिहारियों का सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, तो अभी भी जो रिलायंस है, इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15% है इंडिया में एवरेज, बिहार में 35% है। यस। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री का ना होना बिहार की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है, और वहाँ पे जो एक्सोडस है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है? यस सर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बिहार में जो इंडस्ट्री का वो ग्रोथ नहीं हो पाया, जिसके कारण वहाँ के जो इकोनॉमिक फ्रंट पे वो पिछड़ापन दिखाई देता है, और यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा माइग्रेट करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहाँ एक, क्योंकि ये गंगा नदी या उससे संबंधित जो नदियाँ हैं उसके कारण एक एग्रीकल्चर जो बेनिफिट है बिहार को, उसके कारण वो एग्रीकल्चर में हमारा प्राइम फोकस रहा है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में ना होके सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ दिखी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे छूट गया। इसका एक प्राइमरी रीज़न ये हो सकता है सर कि जो बिहार में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्राइम डिमांड होती है वो लैंड होती है, और जो हमारे लोगों के पास लैंड है वो काफ़ी डिवाइडेड है, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास लगभग 90 से 95% लैंड है। तो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को लेके काफ़ी कमियां देखी जाती हैं, इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई। नहीं, हमको तो लगता है एग्रीकल्चर का, चलो वाटर अबंडेंटली पानी अवेलेबल होने के बावजूद भी आप कोई ऐसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी बिहार ने नहीं किया जिससे कि आम आदमी या कृषक जो हैं उनको कोई उनकी इनकम में इजाफा हो सके। तो ऐसी भी कोई वहाँ पे नज़र नहीं आता है। इंस्टेड वहाँ पे अभी एक कास्ट सर्वे किया गया। यस। तो आपका क्या मानना है कास्ट सर्वे के विषय में? आपका क्या विचार है? ये ठीक है, गलत है, क्या है? सर, जैसा कि कास्ट सर्वे का करने का सबसे प्राथमिक उद्देश्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि डाटा जो हमारे पास कास्ट रिलेटेड थे वो काफ़ी पुराने थे, 1931 के डाटा थे। तो अभी के वर्तमान परिलक्ष्य में ये देखा जाए कि कौन सी जाति जो है अच्छा कर रही है और कौन सी जाति का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो अभी वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से नीति निर्माण करने के लिए कास्ट सेंसस ज़रूरी था। लेकिन कास्ट सेंसस के लिए जो सबसे प्राइमरी मैं मानता हूँ कि इसका होना चाहिए कि इसमें सब कैटेगराइजेशन भी होना चाहिए, ताकि जो अभी भी मंडल कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था उसे इफेक्टिवली लागू करने के लिए कास्ट में जो सब कैटेगराइजेशन होगा तो ज़्यादा उचित होगा कि कास्ट के अंदर जो बेनिफिट है वो सब एक मतलब लोकतांत्रिक तरीके से सबको प्राप्त हो सके। वो तो बड़ा एक आइडियल बात कर रहे हैं आप, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बना, एजुकेशनल रिसर्च के लिए बना, यस। तो इंटरनेट का दुरुपयोग बहुत हुआ है, पोर्नोग्राफी के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए, ड्रग्स के लिए। यस। ठीक है, अब वर्चुअल रियलिटी, डीप फेक बोलने लगे। एआई कोई डीप फेक बनाने के लिए तो नहीं हुआ। यस। तो ऐसे ही ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, इसका दुरुपयोग की संभावना मुझको तो ज़्यादा लगती है। तो आपको क्या लगता है कि इसका दुरुपयोग क्या आने वाले समय में संभावित है? सर, अगर इसका दुरुपयोग इस तरह से देखा जाए कि पॉलिटिकली इससे अगर जनता को मोबिलाइज किया जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है कि जो हमारे सोसाइटी में जो पहले से कास्ट के बेसिस पे फ्रिक्शन मौजूद है वो और बढ़ सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी जो है उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये भी समस्या डील की जा सकती है। ओके, मेरे आपसे, आप स्टॉक मार्केट करते हैं, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? सर, शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट में ऐसी परिकल्पना है जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टॉक को सेल करते हैं और उसके बाद स्टॉक को बाई करते हैं। अगर इस दौरान हमें बेनिफिट हुआ तो वो हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, किन्हीं 3 कैंडल्स के नाम बताओ। कैंडल्स? आप अगर स्टॉक फॉलो करते सर, हो जैसे तो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स का इस्तेमाल होता है, तो कैंडल्स के कोई बताओ ना। सर, एक तो होता है कि इनगल्फिंग पैटर्न होता है, मोरीबोजू है, एक डोजी पैटर्न। डोजी डोजी कितने प्रकार के होते हैं? सर, डोजी जो एक इसका ये बॉडी होता है वो काफ़ी नगण्य होता है, और जो इसका अपर और नीचे लोअर ओके, बॉडी।
ऑल राइट, ओके, ठीक। थैंक यू। धन्यवाद। शिवम, आप बिहार से आते हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एमबी भी किया हुआ है आपने, और प्लस आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शन रहा है। यस तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नेंस की अगर बात करना साथ में जोड़ते हैं, तो गवर्नेंस के ऐसे क्या 4 स्तंभ हैं जिसको आप समझते हैं कि उससे पूरा का पूरा गुड गवर्नेंस प्रभाव डिफाइन हो जाता है? सर, गवर्नेंस में सबसे 4 प्रमुख अगर स्तंभ माना जाएगा तो एक तो सिटीजन चार्टर माना जा सकता है, और सिटीजन चार्टर के तहत ही अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। और दूसरा सर कि गवर्नेंस में लोगों की जो सहभागिता है वो बढ़ाई जा सकती है। जो नीति निर्माण के समय अगर लोगों से बातचीत करके उनकी जो समस्या है उसे साथ में लेकर चला जाए तो गवर्नेंस उससे भी बेहतर तो जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो एक नारा दिया जाता है और उसको हम लोग पालन भी कर रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यस इस के बारे में आप क्या समझते हैं? सर, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत सरकार अपनी प्रेजेंस कम से कम करना चाहती है और जो उसका इम्पैक्ट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसमें सरकार ने जो सबसे प्रमुख ये स्टेप लिए हैं वो डिजिटल गवर्नेंस के रूप में लिया है। और डिजिटल गवर्नेंस में प्रमोट करने के लिए जैसे सीपी ग्राम एक परियोजना है जिसके तहत तो वो कोई भी नागरिक अपनी समस्या को लेके ऑनलाइन उस पर रजिस्टर कंप्लेन कर सकता है और उसे ट्रैक भी कर सकता है कि उसके बारे और में क्या उदाहरण दे पाएंगे आप जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस आए? सर केंद्र सरकार के लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसमें प्रगति ऐप का यूज करके ये प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज का निरीक्षण किया जाए ना, प्रगति पोर्टल से किया जा रहा है। अच्छा, आजकल ये शब्द बहुत चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट होम, स्मार्ट पुलिस, और भी कई शब्द अवधि में आ रहा होगा। तो स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट सिटी के बारे में ज़रा बताइए आप। स्मार्ट ग्रिड से क्या समझते हैं आप? सर, स्मार्ट ग्रिड एक विद्युत संचालन या डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी परिकल्पना है जिसमें उसका डिजिटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और उदाहरण के लिए सर जैसे कि ये मीटर रीडिंग जो होती है वो डिजिटल किया जा सकता है। ग्रिड की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मैं उस पर नहीं सोच पाया। स्मार्ट सिटी? सर, स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी है हमारे देश में? सर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बनाई गई थी 2016 में। तो अभी 100 सिटी पे कार्य चल रहा है। 2024 में कौन सी ऐसी शहर है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा रहती है? स्मार्ट सिटी में काफ़ी उन्नति हो गई है। गुजरात है सर, सूरत है सर। गुजरात तो शहर, ये अहमदाबाद है और सूरत। हाँ। सॉरी। तो क्या स्मार्ट से क्या समझते हैं? वहाँ क्या चीज़ ऐसी आ रही है जो कि बाकी शहरों से भिन्न है और स्मार्ट कहला रही है? सर, स्मार्ट सिटी में जो सबसे प्रमुख अवधारणा ये है कि लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए। उसमें तकनीक का ऐसा समावेशन हो कि लोगों की जो मोबिलिटी की ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है उसका निराकरण हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, शुद्ध पेयजल हो और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, सब कुछ ऐसा हो कि लोगों को सहूलियत हो, उनके जीवन जीने के और जो लाइफ स्टाइल है उनकी आसान हो सके। अच्छा, ये जो आपने स्टॉक के बारे में बताया, अभी एक सवाल हमारे साथियों ने पूछा शॉर्ट सेलिंग का, तो ये जो रेगुलेशंस हैं जिसके तहत ये पूरा स्टॉक मार्केट चलता है, तो अभी आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कितना गया, सेंसेक्स कितना गया है? सर 73,000 के आसपास चल रहा है। 73। क्या कारण रहा, खास कारण रहा जिसकी वजह से ये 73 चला गया? सर, इसका सबसे प्रमुख कारण अभी के समय जो देखा जा रहा है वो अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है। तो इंटरेस्ट रेट वहाँ कम होने के कारण जो इंडिया में एफपीआई निवेशक है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निवेश किया है। तो चलिए विदेश का छोड़िए, अपने हिंदुस्तान का बताइए क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये 73 में पहुँचा? सर 2023 में जो यहाँ की कंपनियों का ग्रोथ रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति और आइसर मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। और इसके चल बता रहे हो दिसंबर का क्वार्टर का Yes, sir. GDP दिसंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट आया है तो सबके रिजल्ट आ गए हैं। या सर, जीडीपी ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। चलिए धन्यवाद। थैंक यू। शिवम, यस।
स्टेम क्या होता है? सर स्टेम एक सेल को भी कहा जाता है, स्टेम सेल जिसे कहते हैं। और साइंस के साइंस एजुकेशन? साइंस टेक्नोलॉजी और मैथ्स का फील्ड भी स्टेम कहा जाता है। आपको लगता है कि स्टेम में विमेन पार्टिसिपेशन कम है? यस सर, जो डाटा है वो मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन उसमें कम है। और ये बढ़ रहा है या स्टेबल है? सर इसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे एक किरण योजना है, उसमें जो अनुसंधान विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि अभी महिलाओं में आईआईटी जैसी संस्थाओं में भी उनकी संख्या बढ़ रही है। आईआईटी तो आपने 21-22 पता नहीं कितने खोल लिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी एक के बाद एक हम बढ़ाए चले जा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ना तो हमारे यहाँ से रिसर्च पेपर ज़्यादा निकलते हैं, ना ही पेटेंट्स ज़्यादा आते हैं। हम कर क्या रहे हैं? सर इस क्षेत्र में भारत का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। जैसा कि अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो भारत का ये व्यय है 0.69% ऑफ जीडीपी है, जो कि काफ़ी कम है अन्य विकसित राष्ट्रों के कंपैरिजन में। और भारत में यह समस्या भी देखी जा रही है कि जो यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट होता है वो प्राइमरी गवर्नमेंट डील होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम योगदान है। जबकि विकसित राष्ट्रों में जो प्राइवेट संस्थाएं वो 70% तक योगदान देती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो सरकार ने जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है उसके तहत इसमें जो विश्वविद्यालय और इंडस्ट्री को लिंक करने की योजना है, उसके तहत इससे अच्छा सुधार किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन अभी भी होगा या नहीं इसका पता नहीं। सर अभी इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद ही। अच्छा, आप बताएं कि कोई एग्जाम्पल दें डेली लाइफ में जहाँ पे फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को रेगुलरली यूज़ किया जाता है और लोगों को समझना चाहिए पर वो समझते नहीं हैं। सॉरी सिंपल सा चीज़, पोल्यूशन, फॉग जो है। यस है कि नहीं? यस दिल्ली में फॉग ज़्यादा होने का क्या रीज़न है? सर फॉग का जो प्राइमरी रीजन है वो ये है कि उसके जो विंटर के समय जो वाटर का कंडेंसेशन होता है वो यहाँ पे एरोसोल की मात्रा ज़्यादा PM 2.5, तो उस एरोसोल के अराउंड जो कंडेंसेशन होता है उसके कारण फॉग की समस्या दिल्ली में। और ये कंडेंसेशन ज़्यादा क्यों हो जाता है यहाँ पे? या फिर जो PM 2.5 जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा क्यों हो जाता है, उसका कोई रीज़न? सर जैसे कि विंटर में जो विंड की एक्टिविटी वो काफ़ी कम होती है, तो जो ये विंड है वो पॉल्यूटेंट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाता, इसके कारण वो स्टैग्नेट हो जाता है। और इसके अलावा भी जो सर वो इंडिया जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती थी अभी के समय उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है, तो इसके कारण भी ये समस्या बढ़ी है। मैथमेटिक्स में कुछ अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, आप तो उसमें से किसी के बारे में जानते हैं? सॉरी। और मैथमेटिक्स में पिछले साल 2023 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला? सॉरी सर, मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। तो उसका सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है? सर एबेल्स प्राइज़। किसको मिला पता है? सॉरी। ओके, आप ये बताएं कि स्टॉक प्राइस के बारे में भी हमने बहुत सारी बातचीत की। अगर हम ये कहें कि अभी जो स्टॉक प्राइस का राइज हो रहा है इट इज़ डेंजरस फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, तो आप क्या कहेंगे? सर स्टॉक मार्केट में जो अभी राइज हो रहा है उसमें मैं नहीं समझता कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि मेरी जो अभी इसमें समझ है वो ये देख के मैंने टेक्निकल एनालिसिस कुछ सेक्टर्स में किया, तो जो पास्ट की जो डाटा है उसके बेसिस पे अभी भी ये अंडर वैल्यूड ही चल रही है। जो प्राइमरी IT सेक्टर हो गई, ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री हो गई, उसके जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो अगर वो रेसिस्टेंस लेवल को भी पार कर जाए तो मैं समझूंगा कि इसमें ज़्यादा डाउनफॉल की समस्या देखी जा सकती है, तो जाके रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान। और कितना % बॉयंसी हमारे स्टॉक मार्केट में इज़ डिपेंडेंट ऑन FIIs? सॉरी सर, मैं बायोंसी शब्द से नहीं पता। मतलब जो अब उछाल आ रहा है इसमें स्टॉक मार्केट में, उसमें कितना % रोल FIIs का है, जो कि अगर विड्रॉ कर लें फॉरेन इन्वेस्टर्स Yes. तो यहाँ स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फॉल हो सकता है?
सर परसेंटेज टर्म में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एफआईआई जब भी मार्केट से जाते हैं, क्योंकि उसे हॉट मनी भी कहा जाता है, तो जब भी वो मार्केट से जाते हैं तो एक बड़ा उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे दिखता है, क्योंकि उन्होंने एक साइजेबल अमाउंट में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो पीनोट्स के माध्यम से हो या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो एफपीआई। तो क्या इलेक्शन के रिजल्ट पे ये डिपेंड करेगा कि हमारा स्टॉक मार्केट कितना आगे जाता है या क्या होता है इसका? ये सर, क्योंकि कोई भी इलेक्शन ये निर्धारित करता है कि वहाँ की सरकार बदलेगी या वो सरकार ही रहेगी, तो स्टॉक मार्केट प्राइमली इस बात को अपने स्टॉक के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार की पॉलिसी लेवल पे क्या स्टेबिलिटी रहेगी। अगर वही सरकार रहती है तो ये देखा जाता है कि स्टेबिलिटी उनके जो पॉलिसी लेवल में है वो रहती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, Yes, sir. अगर सरकार यही रहती है भारत में तो इसका ये क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है कि इस दिसंबर तक स्टॉक मार्केट कहाँ तक पहुँचेगा? 2024 दिसंबर तक सर, जैसा कि अभी 2023 में जो विधानसभा में भी रिजल्ट है उसके बेसिस पे भी जो स्टॉक मार्केट में मैंने तो आपसे केवल एक फिगर पूछा है। तो वही मैं उस बात पे ही आ रहा था सर, क्योंकि उसमें जो प्राइमरी उस दिन ही देखा गया कि 2% का उछाल आ गया था। तो 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो एक अच्छा उछाल आएगा। अगर मार्केट में जो कंपनियां वो अच्छा परफॉर्म करती हैं तो ये उछाल जो 10-15% का हो सकता है तो वो बना रह सकता है, अदरवाइज वो नीचे भी जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून शिवम, गुड आफ्टरनून सर। आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यस सर। ये बताइए आज के भारत में कौन सा मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रेलेवेंट थ्योरी सूट करेगा ज़्यादा? सर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि भारत अभी एक डेवलपिंग इकोनॉमी ही है और यहाँ के जो जनसंख्या है वो अभी भी पॉवर्टी से रिलेटेड समस्या से जूझ रही है, तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल अभी भी भारत में सूट करेगा। ओके, वैसे स्टॉक्स पे काफ़ी बात हो चुकी है, मेरे कुछ दो सवाल रहेंगे आपसे। Yes, sir. वैल्यूएशन कंपनी को लेके कि Yes, आप कंपनी को कैसे वैल्यू करते हैं। यस सर। रिसेंटली हमने देखा बहुत सारी कंपनीज की वैल्यूएशन कभी उतरती है, कभी चढ़ती है, Yes. कभी एकदम ही गिर जाती है, राइट? आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट नेगेटिव है और रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, आप उसको कैसे वैल्यू करेंगे? सर ऐसे जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनका ये देखा जाता है कि प्रॉफिट नेगेटिव होता है लेकिन रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई। तो ऐसी कंपनियों का जो एवेल्युएशन हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। प्राइमरी तो यह है कि रेवेन्यू उनकी ग्रोथ क्या है, और रेवेन्यू ग्रोथ में उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे फिगर आउट करने के बाद वो कितना एबिट या ये बचा पा रहे हैं, तो उससे अगर हम इंडस्ट्री एवरेज पे कैलकुलेट करें तो इससे एक फिगर बन सकता है। और दूसरा सर, जो एफडीआई इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किस आधार पे वैल्यू इवेलुएट कर रहे हैं, और उस फिगर को अगर हम वो कोट कर पाएँ और उससे रिलेटेड अगर डाटा मिल जाए तो भी उस कंपनी का इवेल्युएशन किया जा सकता शिवम, प्री रिवेन्यू कंपनीज जो होती हैं या फिर कह लीजिए जीरो रिवेन्यू कंपनीज, उनको वैल्यू करने का सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है? अभी जनरल मॉडल कौन सा यूज़ करते हैं? सर प्री रेवेन्यू कंपनीज ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हो सकती हैं जो अभी जैसे वेंचर कैपिटल फेज में ही हो और उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अभी सेल नहीं हो रहा, तो उसका ऐसी कंपनियों का जो प्रोडक्ट है उसके आधार पे उसमें देखा जा सकता है कि उस प्रोडक्ट में क्या ऐसा यूनिक है। आप किसी वैल्यूएशन मेथड मेथड नाम से नहीं जानते? नाम नहीं। ओके, बताइए, आप बता रहे थे। तो प्रोडक्ट का अगर यूनिकनेस है उसमें, अगर वो मार्केट में compete कर सकती है इंडियन मार्केट में या फॉरेन मार्केट में, उसके पास कुछ ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है जिसमें वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, तो उस ग्रोथ को, कंपनी के ग्रोथ को आप देखा। ये रैंडम गेस ले रहे हैं या फिर आप बेस्ड ऑन अ स्टडी यू आर सेइंग दिस? सर जैसे मैंने फाइनेंस में ये क्लास में पढ़ा था। क्लास में आपने पढ़ा था ये। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैंड अप कॉमेडी आप फॉलो करते हैं, इसे स्टैंड अप कॉमेडी क्यों कहा जाता है, सिट डाउन कॉमेडी क्यों नहीं? ये स्टैंड अप का क्या मतलब है? सर जो इसमें जो स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला व्यक्ति होता है वो उसका पोस्चर जो होता है वो खड़े होकर ही करता है, इसलिए इसे शायद स्टैंड अप कॉमेडी। आर यू श्योर? सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर। थोड़ा सोचिए इस पे कि व्हाई इट इज स्टैंड अप कॉमेडी। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो तो खड़े होके, तो ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात आपने कह दी। क्या हो सकता है स्टैंड अप? क्या आई नॉट गेटिंग इट? नो सर। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद द प्रोटेस्टेंट अप्रोच, नॉट प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट म्यूजिक, प्रोटेस्ट स्टाइल्स ओके ऑफ अप्रोच।
ठीक है, क्या आपको लगता है भारतीय लोग इजीली ऑफेंडेड हो जाते हैं? सर जैसा कि भारत में जो सोसाइटी और कल्चर के लेवल पे लोगों में काफ़ी ये रहता है, तो वो जैसे अगर कोई कमेंट करता है या कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियन उसके मैटर पे कमेंट करता है या कॉमेडी के कंटेंट बनाता है, तो भारत के लोगों में ये भावना देखी जाती है कि उन्हें लगता है कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। हाल के केसों में भी स्टैंड अप कॉमेडियंस पे ऐसे अटैक किए गए हैं जहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन की सिर्फ एक बात के कारण उस पर काफ़ी हेनस अटैक हुआ और वो उसके शो को कैंसिल किया गया अन्य भी प्लेसों पे। ठीक है, माय लास्ट क्वेश्चन शिवम, आप बिहार से आते हैं यस और चेस भी आप खेलते हैं। बिहार से कितने जीएम्स आए हैं अभी रिसेंटली? सर, अभी तक मैं जहाँ जानता हूँ कि एक भी जीएम बिहार से नहीं। एक समीर आनंद करके हैं, उनका ईएलओ रेटिंग अभी 2100 के आसपास है। ठीक है शिवम, थैंक यू। थैंक यू। तो शिवम, जो औपचारिक हम लोग का इंटरेक्शन था वो तो ख़त्म हो गया। यस सर। अब फीडबैक का टाइम आ गया है। तो पहले आप बताएं कब है आपका इंटरव्यू सर 5 फरवरी को। और कितने मॉक्स ले चुके हैं आप? सर 5-6 हो चुके। तो अब हम लोग ज़रा राय ये देंगे कि सेलेक्टिवली एट द एंड मे बी वीक बिफोर एक और मॉक दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। यस ज़्यादा टाइम लगाना है प्रिपरेशन में, यस क्योंकि जितना टाइम प्रिपरेशन में लगेगा उतना ही आप और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। यस। तो आप जब एक चीज़ तो ये कि आप थ्रू आउट ऐसे बैठे हुए हैं तो आप रिलैक्स करें, आराम से ही इसको भी, इसको आराम से रखें, यूँ रखें, आराम से रखें। अभी भी बिल्कुल स्टिफ लग रहा है, आराम से रखें। और जब आप जाएंगे क्लीन शेवन होगा, यस बाल जो हैं वो अच्छी तरीके से बने होंगे, नीट एंड क्लीन। हम लोग मिल चुके हैं, क्या सर? हम लोग मिल चुके हैं। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, हो सकता है आई मेट समवन लाइक यू। तो आपको हम ज़रा प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगे। अभी 20 दिन बचे हैं, तो करीब ऐसे 60 A4 साइज शीट्स लीजिएगा। ओके सर। और पॉसिबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो उनका एक क्वेश्चन बैंक बना दीजिएगा। ओके सर। क्वेश्चन जो आते हैं वो डैब से आते हैं, करेंट इवेंट्स और सब्जेक्ट से मेनली। एक बार क्वेश्चन बैंक बना लिया आपने तो एक एक टॉपिक पर ज़रा गहन अध्ययन करें, हाँ, और उसके बाद उसका उत्तर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में बनाएं, 5-6 बुलेट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। और उसके बाद प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने बैठे या वीडियोग्राफ करें और इमेजिन करें कि ये क्वेश्चन आए तो मैं इस तरीके से बोलूँगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि दिस इज़ नॉट रियली अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ये आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं, इसको हम लोग एसेस कर रहे हैं, इस परख रहे हैं आपको। तो उसमें इंटेग्रिटी तो गेस नहीं कीजिएगा कभी भी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लॉजिकल थिंकिंग, बैलेंस्ड ओपिनियंस, poise and self-confidence, and awareness of what is happening around you, your district, state, nation, world, everything needs to be in the mix. अब हम जैसे आपसे हमने, और प्राइवेटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने FCI का पूछा, यस तो आपने जो जवाब दिया उसमें आपने पहले बात की स्टोरेज की, फिर आपने की बफर स्टॉकिंग की, फिर आपने बात की PDS की, और उसके बाद आप रुक गए। अगर आपने वो बुलेट पॉइंट्स बनाए होते तो प्रायोरिटाइजेशन आपको समझ में आ जाता। फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट, देन इज PDS, एंड थर्ड इज बफर स्टॉक। तो एक बात ये होती है कि हल्की सी सुपरफिशियल जानकारी है, और एक बात यह है कि आपने उसको मास्टर कर लिया उस टॉपिक को। तो कोशिश कीजिए कि आप सेकंड कैटेगरी में आएँ, क्योंकि तभी इम्पैक्ट पड़ता है। कोई हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एन ऑफिसर शुड कम फ्रॉम दैट साइड, नॉट अ कैंडिडेट। आवाज़ भी ज़रा मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है, एक तो बहुत धीमी है और सेकेंडली बहुत मोनोटोनस है। तो पैशन लाइए, जज्बा लाइए,
यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू मिलियंस ऑफ लाइव्स. यस सर. हाँ हाँ, अब आया थोड़ा सा एनर्जी लेवल होनी चाहिए. यस. और तो सब ठीक है. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. Thank you. Thank you.